ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे सिग्नल को। तो सिग्नल हमें समझ में आ गया क्या है, और एक मैंने एक ओवरव्यू आपको जनरल एक टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर के हिसाब से एक जनरल सिग्नल को बताएँ। इस तरीके से बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जो कि इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे कर रहे होते हैं। इवन माइक जो है, वो माइक भी एज़ ए सेंसर के तौर पे हमारा जो साउंड को कन्वर्ट कर रहा है एक सिग्नल में, जो कि डिजिटल सिग्नल है। उसका हमेशा उसका जो बिहेवियर है कुछ अलग होगा, और दूसरे सिग्नल्स का बिहेवियर कुछ हर किसी का अलग-अलग होता है। तो ये हमारा ओवरऑल बेसिक सिनेरियो हो गया। अब क्योंकि इसमें हमारा जो जो एक्सेस था, इंडिपेंडेंट एक्सेस, वो हम कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम है, ठीक है? तो सिग्नल की कैटेगरीज़ में फिर 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो आप वो वैल्यूज़ कंटीन्यूअसली ले रहे हो, ठीक है? तो वो हम कह रहे हैं कि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। इसका मैंने पिछले लेक्चर्स में एक एग्ज़ाम्पल दिया था। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। सपोज़ करें आपने शायद कभी नेशनल ज्योग्राफी की या कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हो, तो वो हमें क्या दिखाते हैं कि पूरे के पूरे मतलब ईयरली ट्रेंड दिखा रहे होते हैं। कई जगह पे वो कैमरा लगा देते हैं। मिसाल तौर किसी एक कोने पे, कॉर्नर पे, और उसने सपोज़ करें कि 4 दिन की वो वहाँ से ले रहा है, वीडियो उसकी बना रहे हैं, जो भी बिहेवियर नोट कर रहा है। तो एक हेलो तरीका सर। जी, जी। सर मैं ये कह रहा था, सर मैं नाश्ता लेकर आ जाऊँ, 15 से 20 मिनट लगेंगे मुझे, वरना दुकानें बंद हैं सर। ओके, ओके। ठीक है। साफ समझ में आ रही है बात? जी सर, जी सर। तो एग्ज़ाम्पल यूँ था कि सपोज़ करें आप उस मूवी को, एक तो होता है कि हम वीडियो ऑन करके छोड़ दें। तो वो तकरीबन हर माइक्रो सेकंड की हमें ना वो मूवी एक्चुअल में होती क्या है, वो कंटीन्यूअस जो है आपकी पिक्चर्स ले रही होती है। यही होता है ना मूवीज़, ठीक है? अब हर माइक्रो सेकंड पे वो उसकी पिक्चर्स ले रहे हों, और 4 दिन की कितनी ज़्यादा तस्वीरें हो जाएँगी और कितनी ज़्यादा डेटा हो जाएगी। तो हम उसको सपोज़ करते हैं, वो क्या है हमारा कंटीन्यूअस टाइम, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा को हम सपोज़ करें कि वो इन्फिनिटी के हद तक, ठीक है? वो तस्वीरें ली, उसने एक वीडियो बनाई। दूसरा तरीका क्या है? आपने कहा नहीं, अब बजाय इसके में कैमरा का जो हर वक़्त शटर ऑन रहे, जो शटर होता है ऑन होता है, तो वो पिक्चर कन्वर्ट रेज़ आती हैं, तो वो पिक्चर लेता है। वो हर वक़्त ऑन होने के बजाय आप उसमें क्या कर रहे हैं, आपने सेटिंग रख दी कि हर 5 मिनट बाद, ठीक है? हर 5 मिनट बाद उसका शटर ओपन होता है, एक पिक्चर लेता है, उसी सिनेरियो की, एंड सो ऑन। तो अब बताओ कि यहाँ पर जो मूवी बनी और जो बाकी जो 5-5 मिनट के बाद बना रहे हैं, अगर उसको मैं कुछ ट्रेंड बनाऊँ तो कुछ इस तरह का बनेगा कि ये समझो कि कंटीन्यूअस टाइम हर वक़्त मैं उसकी मूवी तस्वीरें ले रहा हूँ, हर माइक्रो सेकंड की तस्वीरें उस सिनेरियो की दी हुई। दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज़ करें एक पहला 5 मिनट का ये था, और फिर मैंने दूसरे 5 मिनट के बाद फिर कुछ यहाँ पे हुआ होगा, फिर तीसरे 5 मिनट के बाद कुछ यहाँ पे हुआ होगा। तो अगर मुझे तकरीबन ओवरऑल सिनेरियो तो मिल रहा होगा, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद इतनी वो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे सिनेरियो में, वेदर में या जो भी इफ़ेक्ट मैं नोट करूँ। मगर इन दोनों सैंपल्स के दरमियान कुछ ना कुछ तो डेटा लॉस हुई होगी ना, या नहीं? बात क्लियर हुई? साथ ओके, आई होप कि आवाज़ आपके पास क्लियर आ रही हो। तो ये क्या था? पहले जिसको हम वो था कंटीन्यूअस टाइम, मतलब हर माइक्रो सेकंड के लिए आपके पास तस्वीर है। जो भी आप सेकंड माइक्रो से माइक्रो लेवल पे भी देखें, आपके पास तस्वीर उसकी है। और दूसरा ये है कि आपने हर 5 मिनट के बाद लेना है, तो उसको हम कह रहे हैं डिस्क्रीट टाइम। टाइम को आपने कंटीन्यूअस टाइम जो था, उसको एक पार्ट्स में तोड़कर 5-5 मिनट के या 2-2 मिनट के या 1-1 मिनट के या इवन आर-आर 1-1 आवर के सैंपल्स जो भी रखते हैं, उसमें आपने उस चीज़ को तोड़ दिया, और हर 1 घंटे के बाद वो तस्वीर ले रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कंटीन्यूअस, 2 कैटेगरी इस तरह बनती हैं। एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, दूसरा एनालॉग सिग्नल। मतलब एनालॉग या कंटीन्यूअस मिक्स हो गया, सॉरी।
ठीक, तो ये हमारे हो गई एनालॉग और कंटीन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। तो ये इसका सैंपल है, एक कोई रैंडम सा एनालॉग का लिया हुआ है। इसमें देखो हर टाइम के लिए आपके पास वो हर एक्स एक्सिस की वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू अवेलेबल है। इसके बरक्स अगर यहाँ पर आप देखें, ये जो सिग्नल है, उसी सिग्नल को जो कि आपने हर टाइम की हर वैल्यू के लिए आपके पास उसका कुछ ना कुछ वैल्यू अवेलेबल है, आपने उनको किसी टाइम इंटरवल के साथ ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। क्लियर है? जी सर। शायद आपको आवाज आ रही है मेरी? सर माइक म्यूट कर दिया है उसने सर। ठीक है, जी सर, आ रही आवाज आ रही। ये बात क्लियर हो गई जो मैंने एग्जांपल दी कंटीन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम की। आप अपनी तरफ से कोई एग्जांपल दे दें इस तरीके से। सर मैं अभी 5 मिनट के लिए बाहर गया था गेट लॉक वगैरह करने, तो सुना नहीं मैंने। ओके, ठीक है, तो इसको रिकॉर्डिंग में जरूर सुनिएगा। जी सर। ठीक, ठीक है सर। अब ये क्या हो गया, अब डिस्क्रीट टाइम में मिसाल लो अब कंटीन्यूअस टाइम था जो कि बाय नेचर कंटीन्यूअस टाइम होता है, उसको आपने टाइम डिफरेंट टाइम लेवल्स जो इंटरवल्स करके उसको कंटीन्यूअस डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब सिग्नल तो कन्वर्ट हो गया, ये डिस्क्रीट टाइम। तो इधर से एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं सिर्फ वो पढ़ लेता हूँ। जिस तरह एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल नेचर, डीएनए बेस सीक्वेंस, जो डीएनए की सीक्वेंस होती है, अगर डीएनए के आप फॉर्मेट अभी यहाँ पर मैं एक मिनट शायद शो कर दूं, उसमें हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये भी एक समझो कि जनरेशन। ठीक है। एक भी डिस्क्रीट एग्जांपल है, पॉपुलेशन ऑफ द nth जनरेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज। तो इस तरह की सही डेटा सर। वो बाय नेचर डिस्क्रीट टाइम है, और कुछ चीजें जो होती हैं बाय नेचर वो कंटीन्यूअस टाइम होती हैं। सही है सर। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट टाइम के एग्जांपल्स कुछ आपने देख लिया। फिर ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज है सीक्वेंस। डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है, हम मिसाल और हम करते हैं, हम पॉपुलेशन वाले एग्जांपल को ही लेते हैं। सपोज करें 1950 में 1 करोड़, 1960 में 2 करोड़, 1970 में 3 करोड़। तो ये जो सर डिस्क्रीट ये समझ नहीं आया सर। ये समझ नहीं आया सर, थोड़ा फिर से रिपीट करें सर। मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने जिस तरह जी। बताया ना कि पिछले एग्जांपल में कुछ चीजें बाय नेचर, मोस्ट ऑफ दी चीजें बाय नेचर डिसकंटिन्यूअस है, मगर कुछ चीजें मिसाल लो हम एग्जांपल दे रहे हैं कि मैं मिसाल लो एक स्कूल में आप गए, एक स्कूल में 1 से लेके 10th तक स्टैंडर्ड तक उसमें क्लासेस हैं। तो उस जी सर। हर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कुछ ना कुछ। तो अब मैं इसको सही अगर सर। क्लास वाइज डिवाइड करूं कि मुझे क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक हर क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसकी सीक्वेंस बनानी है, तो वो तो बाय नेचर डिस्क्रीट होगी ना, क्योंकि पहले में कुछ ना कुछ होगा। मिसाल लो पहले वाले में 4 हैं सपोज करें, फिर सेकंड सर दूसरे स्टैंडर्ड, आले में 6 होंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह के करके एक डेटा को आप किसी सीक्वेंस फॉर्म में लिखते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम जो डेटा होती है उसको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया डिस्क्रीट टाइम से, सीक्वेंस का। ए सीक्वेंस है क्या, इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड सैंपल। बात समझ में आई? मैंने जिस तरह सही। कहा ना कि पहले क्लास में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मिसाल लो चलो आपकी खुशी के लिए 40 कर देते हैं, जी फिर सर सही है। फिर दूसरे में सपोज करेंगे 25 है, एंड फिर सपोज करें 30 है, किसी में 31 है, एंड सो ऑन करके आपने एक ऑर्डर्ड वे में 1 से लेके 10 तक पूरी डेटा के नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए। तो ये क्या बनी, एक सीक्वेंस बन गई आपकी। ठीक है, जी सर। तो डिस्क्रीट टाइम की जो चीजें होती हैं उसको हम इस तरीके से एक ऑर्डर्ड वे में जब लिखते हैं तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं, एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड सैंपल। सिमिलरली कुछ इस तरीके से हो सकता है, जिस तरह ये मिसाल और सिग्नल था, साइन वेव था, इसको आपने टाइम डोमेन में सैंपल किया कुछ इस तरीके से, तो हर सैंपल की कुछ ना कुछ वैल्यू थी ना। जी सर। तो
तो उन वैल्यूज को आपने एक सीक्वेंस में लिखा, मिसाल लो पहले सैंपल की वैल्यू थी सपोज करें 0.1, दूसरे सैंपल की 0.2 एंड सो ऑन करके आपने एक कलेक्शन बना दिया, तो उसको हम कहेंगे सीक्वेंस। सही सर। ठीक है, अब ये सीक्वेंस मिसाल तौर फाइनाइट भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। इनफाइनाइट इन द सेंस मतलब आप कंटिन्यूसली किसी चीज की वो डेटा लेते रहें। आप सपोज करें कि हम अगेन बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की, कि हज़रत आदम के ज़माने से लेके सपोज करें हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं 2020 तक, और फिर आगे प्रिडिक्ट करते हैं अगले 3000 तक। सपोज इतनी लंबी पॉपुलेशन की आपके पास डेटा आ जाएगी, मगर हम क्या करते हैं, हमेशा हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ के सीक्वेंस को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में प्रोसेस करते हैं। हम क्या करते हैं, इस तरह के जो लार्ज सीक्वेंसेस होती हैं उसको सैंपल्स में मतलब उसको एक ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं या चंक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन ब्लॉक्स को हम फाइनल लेंथ को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये वो बात सही। अंडरस्टूडेबल है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स को सैंपल करते हैं, जो अभी हम पूरा प्रोसेस पढ़ कर आए हैं। जी सर। ठीक है, हाँ, ये सिग्नल्स की एक और क्लासिफिकेशन, एक तो हो गया सिग्नल की क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके हिसाब से, हमने देखा टाइम के हिसाब से, कि टाइम कंटिन्यूअस है या टाइम डिसकंटिन्यूअस टाइम है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टाइम को भी हम डिसकंटिन्यूअस टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उस क्लासिफिकेशन को देख लिया। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है जिसको हम कहते हैं कॉजल और नॉन कॉजल सिग्नल्स। अब कॉजल नॉन सिग्नल्स आए, सपोज करें हमारे पास सीक्वेंस, हम अक्सर हमारा लिखते हैं ना, एक टाइम पॉजिटिव और दूसरा और एक नेगेटिव। नेगेटिव में, और हम अक्सर सिग्नल ड्रा कर रहे होते हैं, हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव साइड में भी कुछ नेगेटिव। तो ऐसे सिग्नल्स जो कि आपके पास सिर्फ जो पॉजिटिव साइड ऑफ द टाइम हो, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ द टाइम हो, तो ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं कॉजल, और उसका जो नेगेटिव ऑफ टाइम में है वो हमेशा 0 हो। ये नेगेटिव साइड है ना टाइम की, तो इसमें हमेशा वो 0 होंगे, तो ऐसे सिग्नल्स को हम कॉजल सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, हाँ आप कुछ कह रहे थे अली रजा। अली रजा बोलें। साथ क्लियर है बात ये अभी, कॉजल वाली नॉन कॉजल वाली? जी बोले अली रजा, और साथ क्लियर है? जी जी सर, सॉरी कॉल आ गई थी सर, वैसे क्लियर है सर। ओके गुड। ठीक है, तो कॉजल सिस्टम हो गए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि हम कॉजल सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, कॉजल सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी सिग्नल को जब हम यूनिट स्टेप सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कॉजल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। सिग्नल आर रेडियली क्रिएटेड बाय मल्टीप्लाइंग एनी कंटीन्यूअस सिग्नल बाय द यूनिट स्टेप सिग्नल। अब यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है, अगेन ये हमने पढ़ चुके हैं, ये इस सिग्नल को हम कहते हैं कि ये जो सिग्नल है ना आपका इस तरीके, जिसका हमेशा पॉजिटिव में भी एम्पलीट्यूड कितना 1 हो, बस फिक्स है उसका, पॉजिटिव में भी उसका एम्पलीट्यूड हमेशा 1 ही होता है, और नेगेटिव में उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है। ऐसे सिग्नल, सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर पता नहीं नेट का मसला है सर। मैंने पूछा कि इसका अगर जो सिग्नल होता है वो नीचे ही जाता है ना पॉजिटिव का, तो वैसे थोड़ा इसका नहीं, वो तो नीचे या ऊपर के चक्कर में नहीं है, ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइड ऑफ एम्पलीट्यूड में हो सकता है कुछ सिग्नल जो है ना, आप इस तरह के हो सकते हैं, सपोज करें वो कुछ इस तरह, हम सब डायोड का हम ट्रेंड पढ़ते हैं, तो डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरह का बन रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, या मिसाल दो मैंने पानी के एग्जांपल को ही ले लेते हैं कि उसमें क्या है कि आपके पास पानी के एग्जांपल में
कि बॉयल करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और बहुत ही बढ़ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। मगर मेन कंसर्न है कि वो टाइम लेस देन 0, मतलब उसमें वो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा सही है। तो ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं कॉजल सिग्नल सिस्टम। जी सर, ठीक हो ठीक गया। है, ये अगेन जी इसको सर। मैंने अच्छा खासा कवर किया हुआ है एसएनएस में। A sequence that is non-zero only over a finite interval of indices is called the finite length sequence। मतलब ये है कि मिसाल तौर ये सिग्नल है एक, और वो जो है सिर्फ 3 एक सैंपल है, बाकी इस इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, तो इसकी लेंथ कितनी है? एक मखसूस महदूद लिमिट है ना, तो ऐसे सिग्नल्स मैं को भी हम कहेंगे फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस। ठीक है, काजल सीक्वेंस, a sequence whose sample are 0 valued for negative indices is causal। ठीक है, अगेन वही बात कि जिसका जो नेगेटिव टाइम में सारे एम्पलीट्यूड जो 0 और पॉजिटिव टाइम में उसको जो वैल्यूज हो वो कुछ ना कुछ हो और लिमिटेड हो, तो उसको हम कहते हैं causal valued system। Anti-causal sequence can have a non-zero samples only for negative indices। अब ये क्या हो रहा है, जिस तरह हम किसी भी चीज के आगे एंटी लिखते हैं तो उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, तो एंटी कॉजल सीक्वेंस के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम कॉजल उनको कह रहे हैं जो कि टाइम लेस देन 0, मतलब ये जो वैल्यू है इसके लिए 0 हो, टाइम लेस देन 0 में नेगेटिव टाइम में इसकी वैल्यू 0 हो, तो उसको हम कह रहे हैं कॉजल। तो एंटी कॉजल वो है जो कि सिर्फ इस साइड पे एग्जिस्ट करते हो, बाकी इस साइड पे बिल्कुल एग्जिस्ट ना करते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ टाइम, टाइम ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, जी सर। तो ऐसे कॉजल और एंटी कॉजल आपका कवर हो गया। कोई क्लियर है? जी सर। जैनुल आबदीन। जी सर, क्लियर है। ओके, चलो अच्छी बात है। अच्छा, डिटरमिनेंट और रैंडम सिग्नल्स, ये मैंने कवर किया हुआ है आपका, मैं इसको बस रिव्यू कर रहा हूँ। कोई डिटरमिनेंट वो सिग्नल्स हैं जिनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, और रैंडम वो सिग्नल है जिनको मैथमेटिकल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वो रैंडम होते हैं। ठीक, ये हमारा अच्छा खासा तरीके से कवर हो चुका है। और रैंडम सिग्नल्स को जो हम डिफरेंट अप्रोचेस से उसको सॉल्व करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल, प्रोबेबिलिटी मॉडल, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, पूरा एक मतलब एक मैथमेटिकल फील्ड है, और जो कि इससे डील करती है इन चीजों के, रैंडम सिग्नल्स और स्टोकेस्टिक प्रोसेस के नाम से सब्जेक्ट्स हैं। तो ये भी हमारा हो गया। तो ओवरऑल हमने क्लासिफिकेशन, कॉजल, नॉन कॉजल, डिटरमिनेंट, रैंडम सिग्नल और कंटीन्यूअस टाइम डिस्कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को रिवीजन किया है। अच्छा, अब बेसिक सिग्नल जो हमने अगेन एसएनएस में हमने कंटीन्यूअस टाइम के लिए पढ़े हुए हैं, वही सेम चीजें अब डिस्क्रीट टाइम में पढ़ते हैं, जिसको हम कह रहे हैं डिजिटल फंक्शंस। बेसिक डिजिटल फंक्शंस क्या है? जी मास, काफी लेट आए। जी सर, अभी अभी आया था मैं। असल ओके, में वो मैं कोर्स कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, चलो गुड। कौन सा? नेटवर्किंग का कोर्स कर रहा था, अच्छा, CCNA का। चलो अच्छी बात है। अच्छा, कोशिश करें क्लासेस में आने में, इसलिए सर थोड़ा मैं जा सकता हूँ, काम है सर। ओके, मैं इसलिए ये लेट क्लास रख रहा हूँ कि आप लोगों ने कहा था कि इस टाइम पे शायद सारे आप अवेलेबल होंगे, अदरवाइज हम क्लास टाइमिंग वही रख लेंगे जो हमारा है टाइम टेबल में। सर ठीक, अल्लाह हाफिज। ओके। अच्छा, तो हमने डिजिटल डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को डिस्कस किया, डिस्क्रीट टाइम, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल किया। अब हम जो बेसिक जो है डिजिटल फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब हम जितना भी प्रोसेसिंग कर रहे होंगे तो वो इन ही सिग्नल्स के किसी न किसी फॉर्म में आ रहा होगा और उन्हीं को हम प्रोसेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले इन सिग्नल्स को समझ लेते हैं। तो मास याद है इम्पल्स फंक्शन क्या है? उसमें हमने पढ़ा था सिग्नल सिस्टम में।
कुछ याद है मास? ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही। सो यही था हमारे पास डिजिटल फंक्शन। डिजिटल फंक्शन में सबसे पहला हमारा फंक्शन है बेसिक डिजिटल फंक्शन, जिसको है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। दूसरा यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड साइन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले आते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं किसको है? यूनिट स्टेप फंक्शन और यूनिट सैंपल सीक्वेंस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस विथ, ये ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि जब सैंपल n इज इक्वल टू 0, जिसकी टाइम में हम कह रहे थे डेल्टा t, और t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, और t इज इक्वल टू मतलब नॉन जीरो, मतलब जीरो के अलावा बाकी भी t की जो भी वैल्यू होगी उस टाइम पे ये सिग्नल जो है आपका क्या था, 0 था। और बाकी जब भी t इज इक्वल टू 0 था तो उसमें ये सिग्नल 1 था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सिनेरियो यही हो रहा है। ये सिग्नल एग्जिस्ट ही कब करता है? जब n इज इक्वल टू सैंपल इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये और बाकी सारी सर ये वैल्यूज, n है क्या चीज? n इज द सैंपल। ठीक है, जिस तरीके से हम टाइम लेते हैं ना, टाइम था हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, मिसाल और मैं साइन बना रहा हूँ, साइन। ठीक है, तो इसमें ये टाइम होता है ना, ये तो ये समझो कि टाइम अगर ये 0 होता है इनिशियली, बिल्कुल हम सपोज करते हैं 0 ही होता है। ठीक, तो ये होगा टाइम। इसी तरीके से अगर हम इसी सिग्नल में कन्वर्ट करें कुछ डिस्क्रीट टाइम में, तो कुछ इस तरह सैंपल बनते हैं, जिसको हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, उन लेक्चर्स में आप भी थे। ठीक, तो ये जो हम सैंपल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनको कंटिन्यूस टाइम को डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करें, तो ये जो हर एक को सैंपल को हम एज ए एन शो कर रहे हैं, टाइम की जगह पे अब एन आ गया। हो गया, बात क्लियर हो गई? ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में रखें, n इज इक्वल टू 0 हो तो ये इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, बाकी वैल्यूज के लिए ये 0 होता है। ठीक, अच्छा, अगेन ये वही बात डिस्कस हुई थी। यूनिट फंक्शन डेल्टा n हैज ए एम्पलीट्यूड ऑफ 0 एट ऑल सैंपल्स एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 0 वेयर इट इज ए वैल्यू इज इक्वल टू 1। एवरी डिजिटल सिग्नल कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ इम्पल्स फंक्शन यूजिंग द एम्पलीट्यूड एट ईच सैंपल। बात क्लियर समझ में आई इसका कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सर ऊपर वाली लाइन बताएगा। ऊपर वाली तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि n की वैल्यू हमेशा 1 किस पे होगी, और डेल्टा की या इसके इम्पल्स की, जब n इज इक्वल टू 0। बाकी सारी वैल्यूज बेस की जो वैल्यू होगी, जो एम्पलीट्यूड होगा, वो 0 होगा। ये सिग्नल आपके सामने ड्रॉ भी हुआ है। ठीक है, ये वही ओके चीज सर। मैथमेटिकल। नीचे वाली बात समझ में आई? नीचे वाली क्या कह रहा है? एवरी डिजिटल सिग्नल कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ impulse functions using the amplitude at each sample। मतलब कि जो हम डिजिटल सिग्नल का जब सम करते हैं उसके जब सैम्पलिंग करने के बाद। अच्छा, अब इसको मैं एक मिनट, मैंने शायद मेरे पास ना इसकी स्लाइड है, मैं आपको एक मिनट शो करता हूँ, उससे आपको वो बहुत भी क्लियर हो जाएगा। और भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद हो। अच्छा, एक स्लाइड्स में शेयर कर रहा हूँ, ये शो हो रही है स्लाइड? नो सर। अच्छा, अब यस सर। अच्छा,
अब क्या हो रहा है, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब समझो कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ये यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना? ये बात समझ में आ रही है ना आपको? यस सर, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है। समझ आ रहा। अब सपोज करें कि ये जो है हर एक सिग्नल मतलब इसमें जितने भी हर एक सैंपल एक इम्पल्स है, मतलब ये इम्पल्स अलग है, ये छोटे इम्पल्स अलग है, ये अलग है। ठीक है, फर्क क्या है इसमें? तो नीचे आप देखें अगर, तो ये वाला सिग्नल जो है इसको अलग एज ए सैंपल के तौर पे शो किया हुआ है। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो ये वाला है, ये भी एक अलग इम्पल्स है, इसको भी हम इम्पल्स लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि इसमें जितने ये जो पूरा सिग्नल है मतलब इसको, सर कि ये सैंपल और इम्पल्स एक ही चीज है? आपने बोला कि वही एक सैंपल है और हाँ मतलब सैंपल हम वहां पे ले रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम रियल टाइम में कर रहे हैं, और यहाँ पर हम उसको मैथमेटिकली इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जो अब लिख रहे हैं किसमें, इम्पल्सेस के फॉर्म में। अब यहाँ पे बिल्कुल वो इक्वल हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई अब? जो वहां पे जो सेकंड टर्म लिखा हुआ था कि इन जो आप यहाँ पे n है ना, उन सब n's को जिन जिन n की वैल्यूज पे वो एग्जिस्ट कर रहा है कोई ना कोई वैल्यू, उन सबको आपने अलग अलग समझो कि एक इम्पल्स कंसीडर किया और आखिर में उस सब को सम कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसकी आपने ये जो पूरी डिजिटल सीक्वेंस थी आपके पास, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेल्टा फॉर्म में, मतलब वो जो आपने इम्पल्स के फॉर्मेट में। अब क्लियर है? अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? यस सर, समझ आ गया अब। आइडिया समझ में आ गया ना? यस सर, कोड से समझ आ गया, कोड और इसमें क्या आपने बताया। ठीक है, गुड। अब हम चलते हैं उन स्लाइड्स में। ठीक है, तो क्या होता कि आपने इतनी सारे सैंपलिंग की थी, जो भी आपने आपके पास कुछ ना कुछ सिग्नल अवेलेबल है इसके फॉर्म में, आपने हर एक को एज ए इम्पल्स लिया और वही इम्पल्स जो है आपके सम हो गई सारी इम्पल्स और आखिर में वही ओरिजिनल सिग्नल मिला। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी डिजिटल सिग्नल, मतलब हर वो जो आपने सिग्नल जो था कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ इम्पल्सेस, मतलब उसमें हर एक चीज हर सैंपल एज ए इम्पल्स तौर के हम कंसीडर कर रहे थे और आखिर में उन सबका सम कर रहे थे, तो वो पूरा डिजिटल सिग्नल जो है हमें इम्पल्सेस के फॉर्म में मिल गया। ठीक है, यूजिंग दी एम्पलीट्यूड एट ईच सैंपल, मतलब हर सैंपल का कुछ ना कुछ अपना एम्पलीट्यूड था। बात क्लियर है? जी सर। ठीक है, अच्छा खैर वैसे जवाब तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिटरमाइन द फॉलोइंग। तो इसमें कहाँ कहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होगा, कहाँ पे 1 होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा? हम्म, ये बात क्लियर है? इसमें अभी कंफ्यूजन है, जवाब भी लिखे हुए हैं। डेफिनेशन के मुताबिक डेल्टा 0 पे इसका एम्पलीट्यूड हमेशा 1 होगा, मतलब जनरल क्या है, डेल्टा n, और डेल्टा n की वैल्यू 1 कब होती है, जब n इज इक्वल टू 0, इट मींस n डेल्टा 0। ठीक है, उस पे इसकी वैल्यू मतलब सर इसका ये हुआ कि हमारे पास अगर एक इम्पल्स की वैल्यू 0 है तो हमारा जो उसका आंसर आएगा वो 1 आएगा। हाँ, इम्पल्स की वैल्यू नहीं, ये हम कह रहे हैं n इज इक्वल टू 0। ये अभी आपको हमारा एन टॉपिक तो इम्पल्स ही है ना सर। n देखो इम्पल्स ये चीज है। अब इम्पल्स में डिले भी आ सकता है, अगर आपको याद हो हमने एसएनएस में टॉपिक्स पढ़े थे, शिफ्टिंग, डिलेइंग, ये याद है ना आपको, शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट? तो उसमें हम इसको डिले कर सकते हैं, मगर ओवरऑल जो आपके पास वैल्यू आएगी ना, वो आएगी डेल्टा 0 पे आपके पास 1 आएगा। अब इसको यूं समझें कि ठीक है, आगे में इसके सैंपल्स हैं, उसमें आपको जो भी कंफ्यूजन हो, जो मुझे फील हो रहा है कि आपको है, वो भी क्लियर हो जाएगी। और यहाँ अभी तक तो बात समझ में आ गई है ना कि डेल्टा 0 के अलावा जो भी है उसमें ये 0 ही होगा।
ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है बाय डेफिनेशन। अच्छा, इसका क्या होगा आंसर? ड्रा द फॉलोइंग फॉर डेल्टा एम। मास। सर इसको ड्रॉ करना है। हाँ, तो क्या होगा? हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू करनी है या एक्स एन की? फॉर डेल्टा एन को ड्रा करना है, बस सिग्नल को ड्रा करना है, सिंपल। देखो डेल्टा एन हम पढ़ कर आए, डेल्टा एन की वैल्यू 1 कब होती है? ये 1 कब जब होता है? 0 क्या हो? n इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो अब जब डेल्टा एन की वैल्यू 1 होती है, जब n इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि जब n इज इक्वल टू 0 पे ये 1 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? ये क्योंकि ये 1 हो गया ना, फार्मूले में हमें दिया हुआ क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कब होता है? जब n इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास सिग्नल हम जब ड्रा करेंगे तो n इज इक्वल टू 0, मतलब कोई यहाँ पर मिसाल लो n इज इक्वल टू ये 0 है, तो उस टाइम इसका सर हमने एम्पलीट्यूड। यहाँ पे तो खुद सपोज किया है ना कि एन की वैल्यू 0 ले रहे हैं हम, हाँ, लेकिन सवाल में अगर पेपर में आएगी तो लिखी भी आएगी ना। देखो यहाँ पर अगर डेल्टा n आ रहा है ना, सिंपल, तो ये अंडरस्टूड है कि n इज इक्वल टू 0 पे ये 1 होगी बस। ये तो डेफिनेशन है ना, बाय डेफिनेशन। ये समझो इसकी डेफिनेशन है, ये देख रहे हैं, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम में भी मिसाल लो आपको पास n इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, ये डेफिनेशन में ही यही है इसकी चीज। ये कैसे को डिले वगैरह आएंगे तो उसमें कुछ और भी चीजें आएंगे, वो अभी हम सीखेंगे, मगर आपको अभी ये यहाँ तक क्लियर है। अब मिसाल मैंने लिखा हुआ है ना कि फोल्डेड लाइन, उसको ड्रा कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है कि n इज इक्वल टू 0 पे हमेशा डेल्टा n की वैल्यू 1 होती है, मगर डेल्टा n के साथ 4 मल्टीप्लाई टू मीन्स 4। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, मास क्लियर है? जी सर। ठीक है, और यही सिग्नल आपको ड्रा हुआ भी है कि n इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड आपका तकरीबन तकरीबन क्या 4 ही है। इसका क्या होगा? अब बता सकते हैं इजीली। -2 डेल्टा एन। फिर इसका -2 ही आएगा। हाँ बिल्कुल, तो इसका -2 हो गया, ठीक है, ये -2 हुआ है। अच्छा, अब जो आपके पास अब वो जो चीज आई है कि डेल्टा एक्स ऑफ n इज इक्वल टू डेल्टा n-2। अब जो आपके पास डेल्टा n-2 आएगा ना, वो n इज इक्वल टू 2 पे ये आपके पास इसकी वैल्यू 1 होगी। आप पूछ सकते हैं क्यों, यहाँ आपको यहाँ बात समझ में आ गई है? जी सर बताएं आप कैसे हुआ। इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट करो तो ये क्या बनेगा? n इज इक्वल टू 2 मतलब 2 - 2, तो क्या बना यहाँ पे? नहीं तो अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं या इस डायग्राम को देखते हुए पुट कर रहे हैं? ये तो डायग्राम, मतलब ये समझो कि सिग्नल दिया हुआ है और ये इसका हल भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन ड्रा किया हुआ है। इसमें जो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, वो आपके आसानी के लिए दोनों चीजें की हुई हैं। सपोज करें आपको एग्जाम में दे दूं या वैसे भी कि ये सिग्नल ड्रा करो, तो क्या करना है हमें? यहाँ पर डेल्टा हमें पता है कि डेल्टा 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो डेल्टा 0 यहाँ पे कैसे बनेगा? जब n की वैल्यू क्या हो, n-2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी?
ये देख रहे हैं ना? नहीं तो सर ये तो फिर है ना, इसमें समझने वाली बात क्या हुई, इसमें तो याद कर लिया कि हमने हमेशा हमको डेल्टा के बाद जो एन बनेगा ब्रैकेट में उसको हमेशा हमें 0 रखना है। अब वो हम हाँ किसी को ही नंबर से माइनस करके लेके आए, जैसे पहले हमने रखा एन की वैल्यू 0, अब हमने एन की वैल्यू 2 रखी ताकि हमारा ओवरऑल ब्रैकेट 0 आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी मर्जी से ही हो रहा हाँ है, सपोजिशन कर रहे हैं। हाँ, नहीं देखो, वो तो बाय डेफिनेशन किया, मगर अभी अब ड्रा इधर किधर करेंगे? पहले हम जब डेल्टा 0 कर रहे थे तो सिग्नल ड्रा कैसे कर रहे थे कि n इज इक्वल टू जो 0 था ना, उस पे ही हमने ड्रा किया था इम्पल्स, ठीक है? अब हमारे क्योंकि n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिग्नल डिले हो गया है, इम्पल्स डिले हुई हुई है, शिफ्ट हुई हुई है। अब क्या हम हमारी इम्पल्स कहाँ पे शो हो रही है? यहाँ पे अभी भी n पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा 0 ही बनेगा, मगर एक्चुअल में n इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास वो इम्पल्स शो हो गई। बात क्लियर हुई? जी सर, अब क्लियर हो गई। और सिमिलरली इधर क्या होगा? डेल्टा n प्लस 2 होगा, तो ऑब्वियस ही बात है इस जगह को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू क्या होगी? -2। इट मीन्स -2। तो ये हमारे पास नेगेटिव n में यहाँ पे सिग्नल इम्पल्स ड्रा होगी। अब इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि अब इम्पल्स, मिसाल तो मैं आपको कहूँ ये इम्पल्स मुझे ड्रा करनी है एक n इज इक्वल टू 5 पे, तो आप कैसे इक्वेशन उसकी क्या लिखेंगे? मुझे n इज इक्वल टू 5 पे इम्पल्स चाहिए, तो क्या लिखेंगे उसकी इक्वेशन? मैथमेटिक्स क्या बनेगी उसकी? हाँ, मास, ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अभी भी सर कंफ्यूज? रिपीट करिएगा क्वेश्चन। मैं चाह रहा हूँ n इज इक्वल टू 5 पर मुझे इम्पल्स एक चाहिए, 2 पे नहीं चाहिए, मतलब मैं चाह रहा हूँ ये 2 वाली शिफ्ट हो ना 5 पे हो जाए, ये इम्पल्स में ड्रा 5 पे करना चाह रहा हूँ, तो इसकी मैथमेटिक्स क्या होगी यहाँ पर? अभी भी कंफ्यूजन है? सर सवाल नहीं समझ आया कि हमें n इक्वल्स टू 5 लाना है, ये बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सिंपल, मैं सिंपल आपको एक रिवर्स करवा रहा हूँ, ये आपके पास है। अच्छा, ये मीटिंग एंड होगी तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ n इज इक्वल टू 5 पर, ये मैं आपको एग्जाम दे दिया, अब रिवर्स कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 5 पे एक इम्पल्स दे दिए ट्रू एम्पलीट्यूड की, ठीक है? इसका एम्पलीट्यूड 2 है और n इज इक्वल टू 5, उसको मैंने आपको कहा इसका मुझे जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन लिख के बताओ। अभी तो मैं यूं कर रहा था ना, मैथमेटिकल ये फंक्शन दिया हुआ और उसका ड्रा करने को कह रहा था, अब मैं पहले सिग्नल दिया हुआ उसको कह रहा हूँ अच्छा मैथमेटिकल, सर, समझ गया समझ गया। तो इसका क्या तो होगा? हमारा जो बनेगा वो डेल्टा n की जगह पे हम -5 रखेंगे। बिल्कुल, बात n की क्लियर जगह हो? पे जैसे हमने 5 रखा और माइनस भी -5 से करवाएंगे। हाँ, मतलब n माइनस जी 5 हो जाएगा, ऐसे ही ना? जी जी। क्लियर हो गई अब ये बात? बिल्कुल। और -5 पे करना हो तो क्या रखूंगा n के साथ यहाँ पर? सब +5 रखेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई ना? अच्छा, जी एक सर, और इस आगे चीज बढ़े, में, हो गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ये n डेल्टा ये भी इम्पल्स हो और मगर साथ में 5 वाली भी आए तो क्या करेंगे? मतलब डेल्टा n माइनस 5 पे जो आपने बताया ना, दोनों साथ हो तो क्या करेंगे मैथमेटिक्स इक्वेशन में? सर तो दोनों को ऐड करवा के हम, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है सम करते हैं हम, एग्जैक्टली, तो एक दफा बिल्कुल। n-2 n-5 लिखेंगे, एक दफा n+5 लिखेंगे और मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। डेल्टा n माइनस 5 प्लस डेल्टा n माइनस डेल्टा n माइनस 2 प्लस डेल्टा n माइनस 5। यस। बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है, जी तो सर। इस तरीके से मैं आपको कोई भी सिग्नल दूं, उसका कहूँ कि इसको ये डिजिटल सीक्वेंस है, इसके मुझे वो यूनिट इम्पल्स फंक्शन में इक्वेशन बना के तो बन सकती है ना, 2 की जगह 4 इम्पल्स हो, 5 हो, फॉर्मेट तो पता है ना? ठीक है, तो यहाँ पर ये वही डिफरेंट चीज है। अब ये देखो आपके सामने वही चीज हुई हुई है, 1 2 3 4 जो है ना